हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। ठीक है, किसके सिद्धांत? प्रतिनिधित्व के, रिप्रेजेंटेशन के, कि हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा या कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इस प्रकार के सिद्धांत। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको प्रतिनिधित्व के सिद्धांत? प्रतिनिधित्व के सिद्धांत मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज के युग में हम एक ऐसे लोकतंत्र में जीते हैं जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही आज के समय में प्रचलित है। इसकी मजबूरियाँ भी हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, जनसंख्या और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल और भूभाग और राष्ट्रीय राज्यों के कारण। अब इस स्थिति में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही कारगर हो सकता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन में भागीदारी ना लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लेती है। तो ये क्या है प्रतिनिधि? प्रतिनिधि होता है एक निश्चित जनता या कुछ लोगों का प्रतिनिधि बनकर सामने आना, यानी कि जो बात 100 लोग कहना चाहते हैं मगर 100 लोगों की बात एक शोर के रूप में सुनाई देगी, उसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए उन 100 में से यदि एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और उस बात को उनकी बात को स्पष्ट रूप से समझाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाई जा सकती है। मगर बशर्ते वो व्यक्ति वो 100 व्यक्ति जो बात कहना चाहते हैं उस ही बात को कहे या उनकी बात को कहे, या उन 100 व्यक्तियों की तरफ से किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और कहे कि ये हमारी बातों को आपसे कहना चाहता है, और वह व्यक्ति जो प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हुआ है वह बाकी के लोगों की बातों को समझता हो कि ये क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रतिनिधि, जब कोई एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की बातों को रखता है या उसकी जगह उपस्थित होता है। ठीक है, ये है प्रतिनिधि का असली मतलब। तो ये था प्रतिनिधि का अर्थ। आज हम बात करेंगे कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को क्यों जानना जरूरी है। क्योंकि हम ऐसे लोकतंत्र में जी रहे हैं जहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जहाँ पर प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, एक प्रकार से जनता के प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। तो इन प्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना जाता है या ये प्रतिनिधि जनता के किस प्रकार से कहलाते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को जानना जरूरी है। फर्ज करो, मानो एग्जाम्पल, जो हमारा बयाना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक एमएलए है और वो एमएलए पूरे बयाना क्षेत्र का है। ठीक है, तो यानी कि वो पूरी जनता, बयाना की जनता का प्रतिनिधि है। इस बात को हम कैसे मानेंगे? उसके निर्वाचन के तरीके से। कैसे? उसके चुनने के तरीके से, कि उसे चुना किनके द्वारा गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसका व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है उस व्यक्ति के द्वारा ही उस व्यक्ति का चुनाव होता है जो प्रतिनिधित्व करने गया है। यानी कि एक एमएलए जो बयाना के निवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है विधानसभा में, एक एमएलए विधायक बयाना का जो राजस्थान की विधानसभा में बयाना के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसे किसके द्वारा चुना जाना है? उसे बयाना के लोगों के द्वारा चुना जाना है। तो मतलब इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि प्रतिनिधि कौन हो सकते हैं, कौन होते हैं, कैसे उनका चुनाव होता है और कौन सा प्रतिनिधि हमारा कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इसके बारे में जानकारी के लिए हमें प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इनका निर्वाचन कैसे होता है प्रतिनिधियों का, अर्थ के बाद ये जान लेते हैं। देखिए, प्रतिनिधि का जो निर्वाचन है, यानी कि जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारी जो बातें रखते हैं, उनका निर्वाचन प्राय 2 प्रकार से होता है। एक तो प्रत्यक्ष विधि से और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि से। हमारे देश में या किसी भी देश में निर्वाचन 2 प्रकार से होता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। फॉर एग्जाम्पल, बयाना का एमएलए या भरतपुर का एमपी
हमारा प्रतिनिधि है, जो एमपी है भरतपुर का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा का सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ, जो रंजीता कौली हैं, वो हमारी प्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करती हैं हमारी सभी पूरी जनता का बयाना, भरतपुर की जनता का। कहाँ पे? दिल्ली में, पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा में। ठीक है, हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं, हमारे हिस्से की बात वहाँ पे जाके रखती हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण देश को जितने क्षेत्रों में बांट रखा है, जितने भी लोकसभा क्षेत्र में बांट रखा है, वहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति चुनकर आता है और वो उनके हिस्से की बात वहाँ पर आके रखता है। यानी कि एक प्रकार से वह अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है संसद में, यानी कि लोकसभा में। और ऐसे ही एक विधायक एमएलए जो बयाना से हैं, वो जब राजस्थान विधानसभा में जाते हैं तो वह बयाना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए, रंजीता कौली जी को इलेक्शंस में डायरेक्ट चुना गया है, जनता ने उनको वोट किया है। आपने हमने वोट भी किया होगा या नहीं भी किया होगा, उनके अपोजिट वालों को किया होगा या उनको किया होगा, मगर मतदान में भाग लिया है। ठीक है, और अधिकार भी है। अगर कोई ना ले, ये गलत बात है, लेना चाहिए, क्योंकि सबको अधिकार मिला हुआ है 18 साल से ऊपर जो भी है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, हमारे जो इस समय वर्तमान में विधायक हैं बयाना से, उनके चुनाव में भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आप में हो या हम में से किसी ने किसी उनके पक्ष में या विपक्ष में वोट किया है, मतदान में हिस्सा लिया है। और जो वो चुने गए हैं, जो कि चूंकि वो जीत गए हैं तो वो चुने गए हैं, तो अब भले ही हमने उनको मत दिया हो या ना दिया हो, वो हमारे क्या हो गए, एक प्रकार से प्रतिनिधि हो गए और वो विधानसभा में हमारा पक्ष रखेंगे। ठीक है, तो ये जो निर्वाचन था, ये जो प्रक्रिया थी रंजीता कौली जी को चुनने की, एमपी थे वो, एमपी है जो, और विधायक जी को चुनने की, ये है प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति। क्या है ये? प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति के उदाहरण है, क्योंकि हमने डायरेक्ट चुना है, इन लोगों को डायरेक्ट वोट देकर चुना है। ठीक है, अब ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति क्या होती है? देखिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति ये होती है, आपको याद होगा राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं संसद की, यानी कि संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है राजस्थान से जाने वालों की? 25। और राज्यसभा की संख्या कितनी है राजस्थान से, जिन सदस्यों का चुनाव राजस्थान से होता है? देखिए, लोकसभा में तो राजस्थान 25 सदस्य भेजता है हर 5 वर्ष में या हर लोकसभा में। राज्यसभा में कितने सदस्य भेजता है? राज्यसभा में राजस्थान 10 सदस्य भेजता है। राजस्थान 10 सदस्य है। ठीक है, राज्यसभा में भेजता है। लोकसभा में भेजता है 25, राज्यसभा में भेजता है 10। इन 25 का चुनाव, यानी कि रंजीता कौली भी इन 25 में से एक है, इसका चुनाव हम डायरेक्ट करते हैं वोट डालकर, चाहे हारें या जीतें, पर हम वोट डालते हैं, मतदान में भाग लेते हैं, यानी जनता मतदान में भाग लेती है। लेकिन राज्यसभा की ये 10 सीटें जो होती हैं, इन पर हम लोग डायरेक्ट चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है, इनमें कौन पार्टिसिपेट करता है? इन 10 लोगों को चुनने के लिए राजस्थान की जो विधानसभा है, उसके जो सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा में? 200। यानी कि विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलए, विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को क्या कहते हैं? विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का सदस्य, जिसे कह देते हैं साधारण शब्दों में विधायक। उनकी संख्या कितनी है? 200। ये 200 लोग इनको चुनते हैं। ये राज्यसभा के 10 सदस्यों को चुनते हैं। कौन? ये 200 लोग। हमने तो नहीं चुना इन 200 लोगों, इन 10 लोगों को। किसने चुना? इन 200 लोगों ने। तो इस विधि को क्या कहेंगे? जिसमें जनता स्वयं न चुनकर इन्हें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने, यानी कि भले ही इसे हमने ना चुना हो, इन्हें तो चुना था और इनसे ये कह दिया था एक प्रकार से
और ये क्या करते हैं, ये हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो हम चाहते हैं वो ये करते हैं, हमारे मन की बात ये रखते हैं, भले ही रखे ना, वो अलग गलत बात है इनकी, लेकिन नियम तो यही कहता है कि हमारे मन की बात रखे, और हमारे मन की बात रखने के अकॉर्डिंग आगे उसी आधार पर एक किन्हें चुनते हैं, इन लोगों को, यानी कि इन्हें तो हमने प्रत्यक्ष रूप से चुन दिया और इन्हें हमने अप्रत्यक्ष रूप से चुन दिया, अंततः चुना हमने ही है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इन 200 लोगों को भी तो हमने चुन के भेजा था, अगर हम इन्हें यहाँ ना चुनते तो क्या इनकी औकात थी ये चुन पाते? नहीं, तो हमने इन्हें चुना है और इनके जरिए से इन्हें चुना है। तो जब हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो दो प्रकार के निर्वाचन होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन जिनमें हम जनता सीधा भाग लेती है, सीधा मतदान करती है खुद जाकर, जैसे कि एमएलए और एमपी का चुनाव, एमएलए और एमपी में वो भी कौन सी, लोकसभा वाली, ठीक है, राज्यसभा वाली नहीं। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो गया, या जिन राज्यों में विधान परिषद होती है उनमें विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करना। या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष विधि से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपने कभी नोटिस किया, आपने राष्ट्रपति को चुना है कभी, या आपके मम्मी पापा ने या अड़ोसी पड़ोसियों ने? नहीं चुना। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में साधारण जनता भाग नहीं लेती, इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य तथा विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। अब लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इसको कौन चुनेगा? इसको चुनेंगे लोकसभा के सदस्य, यानी कि संसद के सदस्य चुने हुए, लोकसभा के चुने हुए सदस्य जनता द्वारा, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और ऐसे जैसे कि विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा है, ऐसी जितने भी राज्यों की विधानसभाएं वो सभी विधानसभा के सदस्य, यानी कि एमएलएज, जितने भी एमएलएज हैं पूरे देश के, वो सारे, जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं चुने हुए वो सारे, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं चुने हुए वो सारे, जितने भी एमएलए हैं चुने हुए वो सारे मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब तो ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको जनता चुनती है, एमएलए जितने भी हैं उनको जनता चुनती है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें ये चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, और एमएलए को जनता चुनती है। यानी कि एक प्रकार से ये सभी क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और उन्हीं के जरिए, इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से एक राष्ट्रपति को चुना गया है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति किसका उदाहरण हो गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण हो गया। और ये एमएलए और लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के उदाहरण हो गए। आपका गांव का सरपंच किसका उदाहरण है? डायरेक्ट वोट डालते हो सरपंच को, किसका उदाहरण है? आपके गांव का सरपंच किस विधि का उदाहरण है? प्रत्यक्ष विधि का। क्यों? आपके जो सरपंच का जो चुनाव होता है वह उसमें आप स्वयं पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन जो उप सरपंच है उसका चुनाव आप नहीं करते। उप सरपंच का चुनाव कौन करता है? सरपंच और पंच मिलकर करते हैं, ठीक है। तो वो उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष हो जाएगा, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? अब मैं आपको बताता हूं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष और गुण। पहले हम प्रत्यक्ष निर्वाचन पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले हम किस पे आ जाते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन पे आ जाते हैं हम। प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण देख लेते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रजातंत्रात्मक अवधारणा के अनुरूप है, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन होता है, जनता को शासन में भागीदारी लेनी होती है, और यही लोकतंत्र के लिए जरूरी है, प्रजातंत्र के लिए ये जरूरी है। और इसमें क्योंकि जनता डायरेक्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचन में डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करती है, तो ये
प्रजातंत्रात्मक अवधारणा के अनुरूप हो जाता है। मतदाता और प्रतिनिधि के मध्य सीधा संपर्क रहता है भाई साहब। आपका एमएलए और एमपी जिनको आप डायरेक्ट वोट करते हो, आपको पता होता है कि ये कैंडिडेट है, इसको वोट डालना है और या नहीं डालना है, तो डायरेक्ट टच में होता है। सरपंच आपके डायरेक्ट टच में होता है, ठीक है। लेकिन उप सरपंच का चुनाव जब आपके यहाँ पर होता है तो वो डायरेक्ट टच में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे आपका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही राज्य विधानसभा के कौन से 10 सदस्य हैं या आपके क्षेत्र से कौन सा है आपको नहीं पता और ना ही आपका उनसे कोई लिंक है, लेकिन आपको रंजीता कोहली के बारे में पता है कि ये हमारी सांसद हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का एक फायदा ये है कि मतदाता और प्रतिनिधियों के मध्य सीधा संपर्क रहता है। राजनीतिक शिक्षा मिलती है लोगों को इससे। डायरेक्ट चुनाव में अगर हिस्सेदारी पार्टिसिपेट करते हैं मतदानों में तो जागरूक होते हैं मतदाता, ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक शिक्षा मिलती है। क्यों? क्योंकि वो वोट तभी डालेंगे जब उनको बताया जाएगा कि ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, और जब बताया जाएगा तो उनको राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाता है एक प्रकार से। दोष क्या है इसके? दोष ये हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के, सामान्य निर्वाचकों का मत, सामान्य निर्वाचकों का मत त्रुटिपूर्ण, यानी कि जो निर्वाचक होते हैं, यानी कि जो आम जनता होती है, वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होती है चुनाव के मामले में, चुनने के मामले में सातिर नहीं होती है, और वो कई बार ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो लायक नहीं होते चुनने के। तो कुल मिला के ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सामान्य जनता जिन लोगों को चुनती है वो चुनाव त्रुटिपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे आदमियों को नहीं चुन पाते हैं। दूसरी बात, सार्वजनिक शिक्षा का तर्क गलत। वो कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कहते हैं ना कि सार्वजनिक या राजनीतिक शिक्षा मिलेगी प्रत्यक्ष निर्वाचन से राजनीतिक शिक्षा मिलेगी। जो ये लोग बात कहते हैं वो कहते हैं ये गलत बात है। क्यों गलत है? क्योंकि राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती, इस प्रकार से भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, गलत धारणाएं बताई जाती हैं, निष्पक्ष रूप से नहीं बताया जाता है। एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी की आलोचना ही की जाती है, उसके सकारात्मक पक्षों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, इनकी एक पक्ष को ही उजागर करते हैं। इससे शिक्षा नहीं, इससे भ्रांतियां पैदा होती हैं, ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाचनों से प्राय दूर रहते हैं, क्योंकि इसमें कीचड़ उछाली जाती है एक दूसरे के चरित्र पर, और जो बुद्धिमान होते हैं वो इससे बचना चाहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जो इसमें इलेक्शन में कौन पढ़ते हैं, कमीने टाइप के लोग ही ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, और शरीफ टाइप के लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, अपव्ययी और अव्यवस्थाजनक, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और पूरी की पूरी अव्यवस्था हो जाती है, इसलिए भी इसमें इन दोषों को दिखाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण और दोषों के बारे में। ये तो थी प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण और दोष। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण और दोष। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण तो सबसे अच्छा गुण तो यह है कि योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन संभव है। देखिए यहाँ कहा गया है कि सामान्य निर्वाचकों का मत त्रुटिपूर्ण होता है, यानी कि आम जनता ज़्यादा समझबूझ रखती नहीं है, गलत आदमियों को चुन लेती है। वो कहता है कि यहाँ पर योग्य व्यक्तियों का चुनाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो लोग चुनने वाले हैं यहाँ पर वो लोग समझदार लोग होते हैं, एक प्रकार से MP MLA ही तो इनको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को। तो राज्यसभा में अच्छे सदस्य जा सकते हैं क्योंकि उन्हें चुनने वाले कौन होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो योग्य व्यक्तियों का चुनाव हो सकता है। आपको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से आते हैं लोकसभा के सदस्य, वो हमेशा राज्यसभा के सदस्य ही थे। और राज्यसभा क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है, यानी कि उनका चुनाव MLA के द्वारा किया जाता था, यानी कि योग्य निर्वाचन वहां से हो गया था। निर्वाचन पद्धति के दोष कम हो जाना, निर्वाचन पद्धति के दोष कम हो जाना, यानी कि कहते हैं कि इन प्रत्यक्ष निर्वाचन में बहुत सारे दोष होते हैं, वो दोष कंपैरेटिवली इस पद्धति में कम हैं। नव स्थापित प्रजातंत्रों के लिए श्रेष्ठ, जो नए नए राज्य बने हैं, आज़ाद हुए हैं, गुलामी से निकले हैं और उनमें नया नया लोकतंत्र स्थापित हुआ है, वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में दिक्कतें बहुत सारी है, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। वो दंगे होते हैं, अपराध होते हैं, इलेक्शंस फेयर नहीं होते हैं और समानता नहीं है आर्थिक राजनीतिक,
तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए ये पद्धति काफ़ी बेहतर है वहाँ के लिए। बड़े चुनाव क्षेत्रों में लाभदायक होती है। बड़े चुनाव क्षेत्रों में क्यों लाभदायक होती है कि देखो हर जगह प्रत्यक्ष चुनाव करवाना संभव नहीं होता एक साथ, तो उन जगहों पर क्या कर लिया जाता है, वहाँ से प्रतिनिधि मंगा लिए जाते हैं चुन चुन के छोटे छोटे जगहों पे। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पर अलग अलग राज्यों में पहले चुनाव करवा लिए जाते हैं और एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया जाता है और प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति को चुनता है। दोष क्या है? सबसे पहला दोष तो ये है कि अप्रजातंत्रात्मक किस्म का है। क्यों? जनता डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेती है, जो कि लेना चाहिए लोकतंत्र में। सार्वजनिक कार्यों की में उदासीनता, ये लोग क्या है कि सार्वजनिक कार्यों से उदासीन रहते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते सार्वजनिक कार्यों में। क्यों? क्योंकि जनता से जुड़ाव भी नहीं होता। रिश्वत की आशंका होती है इनके चुनाव में, क्योंकि सारी जनता को खरीदना तो फिर भी मुश्किल काम है, लेकिन कुछ लोगों को देखो, राजस्थान में एमपी के चुनाव 10 राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए 200 लोगों को ही खरीदना है बस, क्योंकि 200 एमएलए हैं। लेकिन 25 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी की पूरी राजस्थान की 6-7 करोड़ जनता को खरीदना पड़ेगा। यानी कि लोकसभा की जो 25 सीटें हैं उन पर जनता डायरेक्ट वोट करती है, जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान करती है, तो पूरी राजस्थान की जनता को खरीदना पड़ेगा। और राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6 से 7 करोड़ के आसपास। अब बात कर रहे हैं हम राज्यसभा की जो 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों को किसके द्वारा भरा जाएगा, चुना जाएगा? 200 एमएलए जो विधानसभा के सदस्य हैं। इन 200 एमएलए को खरीदना आसान है बजाय पूरी 6-7 करोड़ जनसंख्या के। तो कह रहा है कि रिश्वत की आशंका होती है इनके चुनाव में, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के चुनाव में। जनता का प्रतिनिधि से कोई संपर्क नहीं रहता, जानते भी नहीं है, हम भी नहीं जानते कि राज्यसभा में कौन से सदस्य हैं हमारे एरिया से, राजस्थान के। दलीय पद्धति के कुप्रभाव से परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इसमें दलीय पद्धति के कुप्रभाव कम हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि इसमें दलीय पद्धति के कुप्रभाव ज़्यादा हैं, बोला इसमें भी कम नहीं है, इसमें भी कूट कूट के भरे हुए हैं। अब हम बात करेंगे निर्वाचन क्षेत्रों के प्रकार की। देखिए निर्वाचन क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? निर्वाचन क्षेत्र प्राय 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा होता है बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। इसके बारे में मैं बता दूं कि देखिए, जब एक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक ही सदस्य चुना जाना हो, जैसे कि बयाना अपने आप में एक विधानसभा क्षेत्र है, बयाना अपने आप में एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से सिर्फ एक ही विधायक जा सकता है, तो इसे कहेंगे एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र ये होता है, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है जब एक ही निर्वाचन क्षेत्र से बहुत से सदस्य चुनकर जाते हैं। उदाहरण, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद नेक्स्ट में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में। यानी कि इससे तो अब मैं इसकी पद्धतियों के बारे में बताऊंगा, निर्वाचन की जो पद्धतियां होती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। वो या तो नेक्स्ट टॉपिक में बनाऊंगा या फिर मैं देखता हूं अभी इसको इसी में ही बनाऊंगा मैं, ठीक है। रुकिए।